अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 8 मार्च 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में पार्टनरिंग फॉर रेशियल जस्टिस इन बिजनेस इनिशिएटिव नामक एक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? इस पहल को शुरू किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पार्टनरिंग फॉर रेशियल जस्टिस इन बिजनेस इनिशिएटिव नामक पहल को शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य है नस्ली और जातीय रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न व्यक्तियों, पेशेवरों के लिए एक कार्यस्थल बनाना। ठीक है, आप जानते हैं कि कोई भी ऑफिस हो या कार्यस्थल हो, वहाँ पे विभिन्न जातियों के रेस के लोग काम करते हैं, लेकिन कई बार उन्हें अपनी जाति के कारण, अपनी नस्ल के कारण डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता है, हैरेसमेंट सहना पड़ता है। तो इस तरह की जो ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशंस है वह लोगों को ना सहनी पड़े, इसीलिए विश्व आर्थिक मंच ने इस पहल को शुरू किया है। याद रखेंगे। अब बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितने किलोमीटर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि यह भारत का पहला है। अब बात करते हैं अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे किस प्रकार का होगा। तो आपने एक्सप्रेसवे तो बहुत सारे सुने होंगे, ठीक है। ये एलिवेटेड का मतलब क्या है? तो जिस तरीके से ब्रिज बना होता है, आपने ब्रिज देखा होगा, उसमें बहुत सारे खंभे होते हैं, ठीक है। ब्रिज ज़्यादातर बनाया जाता है जहाँ पर नदी होती है या जो शहर का कोई ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ पर फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं ताकि रस को कुछ कम किया जाए, भीड़ को कुछ कम किया जाए। लेकिन उनकी लंबाई महज 1 से 2 किलोमीटर या मैक्सिमम 3 किलोमीटर तक होती है। लेकिन ये जो अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, इसकी लंबाई कितनी रहेगी? 29 किलोमीटर, ठीक है। और ये पूरा बनाया जाएगा खंभों के ऊपर। समझ गए आप? ठीक है। तो ये अपनी तरह का भारत का पहला अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, ठीक है। ये कनेक्ट करेगा दिल्ली को गुरुग्राम से, यानी दिल्ली को हरियाणा से। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर हम बात करें कौन से हाईवे को ये कनेक्ट करेगा, तो एक हाईवे को कनेक्ट करेगा NH48 को, जो पहले NH8 के नाम से जाना जाता था। ये किसको कनेक्ट करेगा? यह कनेक्ट करेगा खेर की दौला टोल प्लाजा को, जो कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ये दिल्ली के NH48 से चलकर कहाँ पहुँचेगा? खेर की दौला टोल प्लाजा, जो कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में है। इसके साथ ही याद रखेंगे, इस अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेस वे को भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर विकसित किया जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश का पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर कहाँ खोला गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपी से रिलेटेड एग्जाम में इसके पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर SDG कहाँ खोला जा रहा है? इसे खोला गया है उत्तर प्रदेश के हापुड़ में, ठीक है। अगर गांव की बात करें तो पिलखुआ गांव है, आप नाम याद कर सकते हैं। पिलखुआ गांव में इसे खोला गया है। यह किसका है? DRDO ने इसको डेवलप किया है। यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी फायर सेफ्टी से संबंधित, ठीक है। जो फायरमैन काम करते हैं उनकी विशेष ट्रेनिंग होगी, ठीक है। तो ये किसके लिए है? फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए है, जो कहाँ विकसित किया गया है? उत्तर प्रदेश के हापुड़ में, ठीक है। हापुड़ के पास पिलखुआ गाँव में DRDO ने इसे विकसित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। आगे जो भी आपकी UPPCS की परीक्षा होनी है या UPSI की परीक्षा होनी है या RO की परीक्षा होगी, इनमें से किसी ना किसी एग्जाम में यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? आपको बताना है कि इस रैंकिंग में भारत को किस श्रेणी में इस वर्ष रखा गया है। पहले बात करते हैं, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह जारी की जाती है अमेरिका में काम करने वाली एक मानवाधिकार संस्था है जिसका नाम है फ्रीडम हाउस, उसके द्वारा, ठीक है। फ्रीडम हाउस के द्वारा फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट जारी की जाती है। और भारत को इस बार कितना स्कोर मिला है? भारत को दिया गया है 67 आउट ऑफ 100, ठीक है। पिछले वर्ष यह स्कोर कितना था? भारत का पिछले वर्ष स्कोर था 71 आउट ऑफ 100। 100 में से 71 अंक मिले थे भारत को। इस वर्ष 100 में से मात्र 67 अंक मिले हैं भारत को, ठीक है। और भारत को इस वर्ष रखा गया है आंशिक रूप से स्वतंत्र श्रेणी में। आपको बताते चलें, जो आपका ये फ्रीडम हाउस है उसके द्वारा जो ये रिपोर्ट जारी की जाती है, फ्रीडम इन दी वर्ल्ड 2021 या फ्रीडम इन दी वर्ल्ड, ठीक है। इसको 3 कैटेगरी में रिपोर्ट जारी की जाती है।
ठीक है। देशों को बांटा जाता है 3 कैटेगरी में, जिसमें कुछ देशों को स्वतंत्र श्रेणी में रखा गया है, कुछ देशों को आंशिक रूप से स्वतंत्र श्रेणी में रखा गया और कुछ को स्वतंत्र नहीं श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो भारत को पिछले वर्ष रखा गया था स्वतंत्र श्रेणी में, लेकिन इस वर्ष भारत का जो स्तर है वो स्वतंत्रता के क्षेत्र में गिर गया है और इसको भारत को रखा गया है आंशिक रूप से स्वतंत्र श्रेणी में, ठीक है। स्वतंत्र श्रेणी में किन देशों को रखा गया है? फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन को, जबकि जो स्वतंत्र नहीं है उनमें रखा गया है तिब्बत और सीरिया जैसे देशों को। क्लियर हो गया? इसमें आपकी जो देश में राजनीतिक स्वतंत्रता कैसी है, प्रेस है वो कितनी मुक्त है, लोगों के मानवाधिकार किस तरह के हैं, इन सब आधारों पर यह रैंकिंग जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको काफ़ी ज़्यादा कम किया गया है। जो नाटकीय रूप से आक्रमण हो रहे हैं या हत्याएं हो रही हैं, जो विभिन्न प्रकार के स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करते हैं, उन पत्रकारों की इस पर लगाम भी नहीं लगाई जा रही है। ये सब बेसिस बताए गए हैं। साथ ही बताया गया कि आपने दिल्ली में और जम्मू कश्मीर में जो इंटरनेट शटडाउन किया था वो सब क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच का ब्रीच है, ठीक है। और इन सब आधार पर भारत को स्वतंत्र से आंशिक रूप से स्वतंत्र देशों में शामिल कर दिया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2020 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या से अधिक आबादी वाले किस शहर की नगर पालिका को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? तो पहले बात करते हैं नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक की। यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। 2 कैटेगरी में इसको जारी किया जाता है, एक 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की नगर पालिकाओं को और दूसरा 10 लाख से कम आबादी वाली शहर की नगर पालिकाओं को, ठीक है। तो इसमें प्रथम स्थान मिला है 10 लाख से अधिक आबादी वाले में इंदौर को, और 10 लाख से कम में किसको मिला है? नई दिल्ली को। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में सरकार ने राष्ट्रीय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया है? ये मान लीजिए प्रश्न आना ही आना है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। ये आपको फिर से मैं कह रही हूँ किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। तो आप जानते हैं 2021 में मनाया जाएगा 75वां स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। और 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे स्वतंत्रता के। इस उपलक्ष्य में कुछ कार्यक्रम किए जाएंगे, तो उन कार्यक्रमों के लिए जो नीति निर्देशन है, किस तरह से कार्यक्रमों को किया जाए, उसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें लगभग 259 सदस्य शामिल है, 259, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। MC मैरी कॉम ने बॉक्सम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैरी कॉम ने हाल ही में बॉक्सम इंटरनेशनल बॉक्सिंग में हिस्सा लिया था, जिसके बाद इन्होंने इस टूर्नामेंट में जीता है कांस्य पदक, ठीक है। ये बॉक्सम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट कहाँ चल रहा है? स्पेन में। आपको याद होगा, हमने कुछ ही दिन पहले आपको बताया था कि MC मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के द्वारा चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष भी चुना गया है, तो वो भी याद रखेंगे, साथ ही में इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? तो ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य है। किसने लॉन्च की है? इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी कर्नाटक राज्य ने, ठीक है। इसके अंतर्गत सिंपल सा है, इनोवेशन को बढ़ावा देना है, साथ में इंजीनियरिंग में ऐसे पाठ्यक्रम को शामिल किया जाए जो उद्योग को बढ़ावा दे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कर्नाटक ने कौन सा पॉलिसी स्टार्ट किया है? इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो हाल ही में भारत और फिजी ने किसी क्षेत्र में सहयोग हेतु 5 वर्ष के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आज का पहला प्रश्न है, किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? आपके विकल्प हैं 2023, 2022, 2025 या 2021, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने भारत में AI गेम चेंजर्स कार्यक्रम शुरू किया है? पहला विकल्प है नेस्कॉम, दूसरा विकल्प है एसोचैम, तीसरा विकल्प है फिक्की और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं।
तीसरा और अंतिम प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय कैच द रेन अभियान लॉन्च करेगा? आपके विकल्प हैं जल शक्ति मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा ताकि आपके कमेंट को पिन किया जा सके यदि आपका जवाब सबसे पहले आएगा और वो सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अब अगला प्रश्न नहीं है, अब देख लेते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका जवाब सबसे पहले सुधीर कटियार जी ने दिया था, उनके कमेंट को पिन कर दिया गया है। तो इसी प्रकार आप भी ऊपर पूछे गए प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। यदि आपका जवाब सही सटीक होगा, सबसे पहले आएगा, तो आपके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में आपका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न है, वेस्ट इंडीज का कौन सा बल्लेबाज T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? तो पहला खिलाड़ी आप जानते हैं युवराज सिंह थे, दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं वेस्ट इंडीज के कीरोन पोलार्ड। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देश महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देते हैं, यानी कि वुमेन्स को इक्वल राइट्स मिलता है, ऐसे कितने देश हैं? तो पहली बात आप इसमें याद रखेंगे, रिपोर्ट किसने जारी की है? विश्व बैंक ने। ठीक है, इसमें ऐसे 10 देश हैं जो अपने देश में महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देते हैं। उनमें से कौन कौन से देश हैं वो? बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, लाटविया, लग्जमबर्ग, स्वीडन, कनाडा, आइसलैंड, पुर्तगाल और आयरलैंड। ठीक है, इसमें हमारा भारत शामिल नहीं है, चीन शामिल नहीं है, जापान नहीं है, ठीक है, रसिया नहीं है, अमेरिका भी नहीं है। तो इन सब का नाम याद रखेंगे, हो सकता है ऑड वन आउट जैसे क्वेश्चंस में आपको पूछ लिया जाए। ठीक है, अंतिम प्रश्न देखते हैं आज के वीडियो का। भारत सरकार की ओर से जारी ईज ऑफ लिविंग जीवन जीने की सुगमता सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन सा इस शहर प्रथम स्थान पर रहा है? तो पहले बात करते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, जीवन जीने की सुगमता सूचकांक किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? यह जारी किया जाता है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शीर्ष स्थान मिला है बेंगलुरु को, और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में जो शीर्ष स्थान मिला है वह मिला है शिमला को। याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हैं आज के सभी करंट अफेयर्स जो हमने आज कर लिए हैं। साथ में आपको बता दें, यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन की है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और जीएस की क्विज कराई जाती है। साथ में इस चैनल के माध्यम से यूपी पीसीएस प्री का टेस्ट फ्री में आयोजित कराया जा रहा है। कुल 10 टेस्ट आयोजित कराए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। इसमें से पहला और दूसरा टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। पहला टेस्ट हुआ था 21 फरवरी को और दूसरा टेस्ट कल ही हुआ है 7 मार्च को। यदि आपको अभी तक वह टेस्ट नहीं मिले हैं तो आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर पिंड मैसेज चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको सभी टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।